Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your ways to strong your future. आइए, हमने शुरू करी थी अपनी अकाउंटिंग की सीरीज, ठीक है, जिसमें एक लेक्चर हम लगा चुके हैं और आज आपका लेक्चर नंबर कौन सा है? सेकंड, ठीक है। हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग का हमारा मीनिंग क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग की एडवांटेजेस, अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके क्रिटिसिज्म्स भी हमने देखे थे कि अकाउंटिंग की क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। ये जो क्लास है वो बेनिफिशियल रहने वाली है आपकी 11th क्लास के लिए, बीकॉम के लिए, एमबीए के लिए, एमकॉम के लिए, और ऑब्वियस है कि ये नेट के लिए तो जरूरी है ही है, ठीक है। क्योंकि आपके देखिए नेट में जो सिलेबस है वो वही 11th क्लास का हो गया, 12th का हो गया, ठीक है। बीकॉम में आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एमबीए में है या एमकॉम में है आए हैं सब्जेक्ट, वही वाले सब्जेक्ट, सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपके नेट वाले एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास है वो सभी इन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लियर है। तो आपका जो पेपर सेकंड है कॉमर्स का, ठीक है, कॉमर्स के पेपर सेकंड का जो यूनिट नंबर 2 है वो है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो हम लोग ऑडिटिंग करेंगे इसके बाद, पहले हम अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ में एक बेल आइकन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिल पाए और आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो सके, ठीक है। हमारा एक चैनल भी है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, कॉन्सेप्चुअल स्टडी चैनल है, ठीक है, किस पे? टेलीग्राम पर। इस तरह का आपको लोगो मिल जाएगा, तो आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको हर तरीके की अपडेट मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो आज लेक्चर नंबर सेकंड है, स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए आज हम करने के वाले हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ पढ़े थे, कुछ टर्म्स पढ़ी जो अकाउंटिंग में कुछ अलग सी टर्म्स आएंगी, जो मतलब जिस तरह हम नर्सरी एलकेजी में होते हैं तो हम लोग सीखते हैं ना ए बी सी डी, ये जो अल्फाबेट्स हैं, इसी तरह ना अकाउंटिंग के कुछ अल्फाबेट्स हैं जो आपको ना एंड तक, अकाउंटिंग के एंड तक ये थोड़ी सी ना दुखी करेंगे अगर अभी भी आपने उसको नहीं समझा तो, ठीक है। देखिए जिनके क्लियर है वो उस कंसेप्ट या ये कह लीजिए जो क्रॉस कर चुके हैं 11th क्लास या आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी क्लास में है और उनको उन बेसिक टर्म्स के बारे में मालूम नहीं है, तो वो जरूर देखिए, क्योंकि बच्चे हैं उनको टर्म्स की जो है नॉलेज नहीं होती है, तो आप जरूर देखिए। और 11th क्लास वाले तो प्लीज जरूर देखिए, क्योंकि यही वो एक बेसिक पॉइंट है जहां पे आपकी नींव भरी जाएगी और आगे जाके एक प्रॉपर आप बिल्डिंग तैयार कर सकेंगे, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन, पहला क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? आप दो वर्ड यहाँ पे हैं, एक वर्ड तो है आपका बिजनेस, दूसरा है ट्रांजेक्शन। बिजनेस, बिजनेस क्या है? बिजनेस की कुछ भी आप चाहे कोई भी गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, इनका इनको आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके बदले में आप क्या ले रहे हैं? उनसे मनी ले रहे हैं, है ना, कुछ पैसा ले रहे हैं, वो क्या आपका एक बिजनेस है, आपका पर्टिकुलर बिजनेस है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन क्या हुई? ट्रांजेक्शन होता है जब आपने इन दोनों या गुड या सर्विस को अपने कस्टमर को दिया और कस्टमर ने, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, ठीक है, इस कस्टमर ने आपको उसके बदले में मनी दिया, तो ये क्या हो रही है? ये ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखता क्या है, क्या लिखता है कि ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ द बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब मैं समझ सकता हूं यहां पर कि ये मनी से रिलेटेड बात कर रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में इस चीज देखी कि हम उन ट्रांजेक्शन्स को यहां पर कंसीडर करते हैं जो मनी की वैल्यू में, जो मनी की टर्म्स में हम जिन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले बात करके सर्विस दी, मान लो छोटू वाला एग्जांपल लिया था कि छोटू के जो हुए 14.5 रुपए, तो हम क्या उसको 14.5 रुपए की जो उसकी सर्विस है वो क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? कितने रुपए की इसकी सर्विस हुई? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे जो बात आएगी वो मनी से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। तो आप जो मनी के टर्म्स में कर सकेंगे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, उन एक्टिविटीज की वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे, उन्हें हम कहेंगे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस, ठीक है। व्हेनेवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इट रिजल्ट्स इन ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द असेट्स में, लायबिलिटीज में या फिर कैपिटल में। अब असेट्स में, असेट्स होती है हमारे, मैं आपको भी आगे बताऊंगा असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, ठीक है, ये सब अभी डिस्कस करेंगे हम लोग।
तो जब आपकी इन तीनों चीजों में या आपके किसी भी पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब आपकी ये चीजें चेंज होती हैं किन्हीं ट्रांजेक्शन को करने के लिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स। क्या कहते हैं? बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लो मैंने ये कहा कि आपने ना इन्वेस्टमेंट करी। क्या करी आपने? इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट करी कितने की? 50 लाख की। कितने की? 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ओके, अगर मैं ये कहूं कि आपने ना कुछ चीज परचेज करी। क्या किया? परचेज किया। क्या परचेज किया? मान लो आपका बिजनेस है शूज का, तो आपने शूज के लिए रॉ मटेरियल, शूज के लिए रॉ मटेरियल का परचेज किया। तो कितने का किया? मान लो ये आपने लिया 10 लाख का। ठीक है, फिर आपने मान लो कि ये जो शूज आपने बनाए, जो रॉ मटेरियल आपने तैयार किया, और रॉ मटेरियल तैयार करने के रॉ मटेरियल लिया, और रॉ मटेरियल से आपने जो फिनिश्ड गुड्स बनाए। क्या बनाए? फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो आपने बेचने हैं। ठीक है, इन फिनिश्ड गुड्स को आपने सेल किया, और इनको इनसे सेल करने पे आपका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ आपको 20 लाख का। क्लियर है? तो ये जो ये चीजें हो रही है, ये क्या है? ये आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ये क्या है? ये आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्लियर है? पहला पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या? कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस करता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो एसेट्स में हो, लाइबिलिटीज में हो, कैपिटल में हो, किसी में भी हो। ठीक है, वो वाली जो ट्रांजेक्शन है उन्हें हम कहेंगे क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। अगर मैं एक पॉइंट और लिखूं, आपने अपने घर के लिए एक बेड लिया, एक बेड लिया या एक सोफा लिया। ठीक है, तो ये क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपने अपने घर के लिया, ये आपने होम के लिए लिया। लेकिन जो ये ऊपर वाली तीन थी, ये तीनों की तीनों आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए, किस चीज को? बिजनेस को रन करने के लिए आपने ये ट्रांजेक्शंस करी, इसलिए ये बिजनेस की ट्रांजेक्शंस कही जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इवेंट्स क्या है? इवेंट्स, एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ और रिजल्ट ऑफ एन ट्रांजेक्शन। ठीक है, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसका रिजल्ट निकल के आ रहा है उसे हम कहेंगे क्या? इवेंट। जैसे मैंने वो लिखा, आपका यहां लिखा मैंने इन्वेस्टमेंट, मैंने ये लिखा इन्वेस्टमेंट, है ना? इन्वेस्टमेंट 50 लाख की, मैंने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट लगाई। ठीक है, मैंने 50 लाख की जो है वो इन्वेस्टमेंट लगाई थी। अब इस 50 लाख को जब मैं इससे क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के आएंगे, क्या रिजल्ट निकल के आएंगे कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट 50 लाख की लगाने के बाद क्या मैंने 60 लाख कमाया, क्या मैंने 70 लाख कमाया, क्या मैंने 40 लाख कमाया, कितना, हाउ मच, कितना कमाया मैंने, हाउ मच। ठीक है, कितना कमाया। इसका इस इन्वेस्टमेंट की, इस बिजनेस, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन करी, इस बिजनेस ट्रांजेक्शन से मेरा रिजल्ट क्या निकल कर आया, इसे हम क्या कहेंगे? इवेंट। क्लियर है? क्लियर है? इस बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो रिजल्ट निकल कर आया उसे हम कहेंगे इवेंट। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल। इस कैपिटल को हम कहते हैं पूंजी। क्या कहते हैं? पूंजी। ठीक है, जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, मान लो आप ये हो, आपका नाम है अजय। ठीक है, आपका नाम क्या है? अजय। ठीक है, ये लो। ठीक है, आपने एक बिजनेस शुरू करना है, और आपने क्या किया, आपका बिजनेस क्या होने वाला है? आपका बिजनेस होने वाला है किस चीज का? नोटबुक्स बनाने का। इसका नोटबुक्स बनाने का। ठीक है, तो आपने इस नोटबुक्स बनाने वाले बिजनेस में आप आए और आपने कहा कि मैं ना इसमें लगाऊंगा अपना 70 लाख रुपया। कितना रुपए? 70 लाख। कितने लगाओगे? 70 लाख। तो ये आप क्या लेके आ रहे हैं? ये आपकी कैपिटल है, ये आपकी कैपिटल है, ये आप पूंजी पूंजी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखो ये बात तो है जब जनरल टर्म्स में करते हैं कि आप 70 लाख जो है वो अपनी पूंजी लेके आ रहे हैं, अपनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ी सी और इसको डिटेल में जाएंगे ना, तो उसके बारे में भी अभी पढ़ते हैं क्या होगा। ठीक है, तो कहता है, देखो, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज।
एक ऐसी अमाउंट जो इन्वेस्ट करता है एक प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बोल तो आप मालिक कह सकते हैं या ओनर कह सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा ओनर, एक ऐसा पर्सन जो अपने बिजनेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, किसी फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में भी, गुड्स की फॉर्म में भी, असेट्स की फॉर्म में भी, ठीक है। असेट्स का यहां मतलब आपको मैं आगे बताने वाला हूं क्या होता है। तो कैश के फॉर्म में मान लो इसने ये 70 लाख ये किस में लाया, कैश में लाया, ठीक है। अगर मैं कहूं गुड्स, तो आप ये कह सकते हैं कि वो अपने जो नोटबुक्स बनाने थे उसके लिए जो रबड़ लगता है, या आप यूं कहिए कि जो वुड लगती है, एक सेकंड, जो वुड लगती है, ठीक है, वो वुड जो है उसने वो कटवाया, और वो कटवाने के बाद जो रॉ मटेरियल था, क्या था, रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल ले आया, वो अपना पैसा नहीं लेके आया, वो पैसे में कोई भी चीज नहीं लेके आया, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स लेके आया, वो गुड्स लेके आया है। तो इस गुड को भी आप क्या कहेंगे, अपनी कैपिटल कहने वाले हैं, ठीक है। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स और असेट्स, ठीक है। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड असेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। अच्छा, ये लाइन रिपीट हो गई आई थिंक, ठीक है। तो क्या कहता है, इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड असेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। आप परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वहां पे वो चीजें, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे बात करते हैं कि कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस में लायबिलिटीज, अभी आपने कैपिटल का मतलब समझा, अब ये सब ना ध्यान रखना थोड़ा सा, एसेट का मतलब समझेंगे और उसमें लायबिलिटी का मतलब समझेंगे। फिर जो ये फॉर्मूला है ना, ये मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम बाद में आएंगे, पहले हम कैपिटल का मतलब हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे असेट का मतलब और लायबिलिटी का मतलब, उसके बाद इस फॉर्मूले पे दोबारा से आएंगे, ठीक है, बैक, ठीक है। चलिए देखो, अब क्या है, ड्राइंग, चलिए एक बार ड्राइंग छोड़ो, एक बार लायबिलिटी, हम इस फॉर्मूले को पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी है आपकी, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। मान लो ये एक पर्सन है ए, ठीक है, ये एक पर्सन है, और इसने क्या किया, इसने ना एक बी पर्सन से क्या किया, सामान लिया। कितने का लिया, इसने कहा कि मैं आपसे ना शूज के लिए रॉ मटेरियल्स लेता हूं, और आप मुझे रॉ मटेरियल तो दो, और मैं आपको उसके बदले में, ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये इससे ले रहे हैं, ठीक है, ए बी से ले रहा है, और ए जो है वो उसको क्या देगा, कुछ सम ऑफ मनी देगा, सम ऑफ अमाउंट देगा कुछ। तो ये जो देना है, ये क्या पता आज हो, क्या पता वो 3 मंथ बाद हो सकता है, वो डिपेंड करता है बी पे कि बी कितने में एग्री होता है कि वो 3 मंथ बाद लेना चाहेगा पैसा, या फिर वो आज के आज ही लेना चाहेगा, ठीक है। तो अगर हम 3 महीने की कंडीशन लें या बाद की कंडीशन लें, अभी कल की भी हो जाए, परसों की हो जाए, तो जो ये ए पर्सन है, क्या उसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब होता है ना, एक तरीके से जिम्मेवारी कह सकते हैं, या यूं कह लो कि कर्जा टाइप, ठीक है, कर्जा, भाई मैं मेरी लायबिलिटी है, मेरा कर्जा है कि मेरे को उसको देना ही देना है, मैं, ठीक है। तो लायबिलिटी ए क्या है, ए लायबल है, किस चीज के लिए लायबल है, कि इसने जो इससे 50 लाख का रॉ मटेरियल लिया, शूज लिया, उसको वो 50 लाख रुपए पे करने हैं। तो ए क्या है, ए लायबल है बी के लिए 50 लाख के लिए, ठीक है, कि ए ने बी को 50 लाख रुपए जो है वो देने हैं, तो ए क्या है, लायबल है बी के रिगार्डिंग, क्लियर है। तो लायबिलिटी हुई ये। अब बात करते हैं असेट्स की। एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आपको ना कुछ टीचर्स पढ़ाएंगे कि असेट्स का मतलब होता है आपके जो घर के बर्तन होते हैं ना, बर्तन, ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जो घर के बर्तन हैं वो आपके असेट्स हुई, ऐसा नहीं होगा। अभी बताता हूं क्यों। पहले डेफिनेशन पढ़ते, कह रहा है असेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ओके, फ्यूचर में जो बेनिफिट्स होंगे, कौन से इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, द राइट्स ऑफ विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। अब कहता है बर्तन, जो बर्तन होते हैं आपके घर के, जो बर्तन भांडे हैं वो आपके क्या है, असेट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप असेट्स की बात करते हैं ना, असेट्स का मतलब होता है जो चीजें आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, फ्यूचर बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी,
ठीक है। तो असेट्स क्या होंगे, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो आपके बिजनेस में लगे हुए होने चाहिए। किसमें? बिजनेस में लगे होने चाहिए। अब मान लो एक ना कप है, एक क्या है, एक कप है, ठीक है, एक ही कप है, ठीक है। अब इस कप, ये कप जो है वो आप घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें चाय पीते हैं बढ़िया सी, ठीक है, ये आप घर में यूज कर रहे हैं, तो ये घर में जब आप यूज करेंगे तो ये आपके लिए एसेट नहीं है। मगर आप जब इसे अपने बिजनेस में यूज करेंगे और इस कप की मदद से आप जब पैसा कमाएंगे, तो वो क्या है, आपके लिए असेट है। कोई ऐसा एक पर्सन जो ना अपना चाय का खोखा जलाता है, ठीक है, उसके पास कप पड़े हैं, हालांकि उस कप की वैल्यू नहीं है हमारे लिए, लेकिन उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो उसकी बिजनेस के लिए असेट है, जिसकी मदद से वो पैसा कमा रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो आपके बिजनेस में लगी होनी चाहिए, और वो बिजनेस में लग के आपको कुछ पैसा या कुछ रिटर्न कमा के दे रहा हो, तो इन चीजों को आप कहते हैं क्या? असेट्स। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला पे आइए। फॉर्मूला क्या कहता है? कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल क्या है? कैपिटल आपकी पूरी पूंजी, उसमें से असेट्स, असेट्स वही चाय का कप, माइनस में लायबिलिटी, उस चाय के कप को लेने के लिए कुछ आपने उधारी ली होगी। मान लो कोई ऐसा पर्सन जिसने इकट्ठे 50,000 कप उठा लिए। अब 50,000 कप उठाए हैं तो वो किराए पे लिए होंगे, या मतलब ये लगा लो कि उसने मान लो क्रेडिट पे ले लिया, ठीक है, भाई मैं उधारी पे ले लिया उसने, और वो कहता है भाई मैं तेरे को बाद में पैसे पे करूंगा, तो वो लायबल भी है। तो उन चाय के कप के लिए कौन लायबल है? कौन लायबल है? वो एक पर्सन लायबल है। तो लायबिलिटी में, लायबिलिटी जो है वो 50 लाख कप के लिए ये कह लो 50 लाख रुपए एक जो कप है, वो क्या है? लायबिलिटी है। उस लायबिलिटी को जब आप अपनी असेट्स में से माइनस कर देते हैं तो वो निकल के आती है आपकी कैपिटल। ठीक है, देखो यहां समझ में वैसे तो आ जाना चाहिए, अगर नहीं आएगा ना तो इसका जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से एक चैप्टर है, अगर वो जब वो करेंगे ना तो आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे, थोड़ा सा ध्यान से, तो देखिए क्या कहते हैं, कहता है कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? कैपिटल आपकी पूरी पूरी पूंजी है ना, पूरी पूंजी है। उसमें से असेट्स, कुछ असेट्स हैं जैसे कि चाय का कप, क्या चाय का क्या कप, ठीक है, उसमें से चाय के कप को लेने के लिए आपने अपने बिजनेस में इस चाय के कप को लगाया, और इस कप को लेने के लिए आपने किसी से उधारी पे ये लिया, तो आपकी कुछ लायबिलिटी भी है इस चाय के कप को, कप के लिए जो पैसा पे करना है, पैसा जो आपको देना है, ठीक है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो जब आप इस असेट्स में से जो भी अमाउंट है असेट की, उसमें से जब आप अपनी अमाउंट लायबिलिटी की माइनस कर देंगे तो वो आपकी क्या निकल जाएगी? अमाउंट ऑफ कैपिटल। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग ऐसे वो ये वाली ड्राइंग, ये वाली ड्राइंग, ये वाली ड्राइंग नहीं, ये वाली ड्राइंग नहीं। ड्राइंग का मतलब है यहाँ पे कोई भी ऐसा कैश या भी कोई भी ऐसी वैल्यू ऑफ गुड जो विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ मतलब निकाल लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं कहां से? अपने बिजनेस से, बाय द ओनर, किससे? मालिक। फॉर किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए या फिर प्राइवेट पेमेंट्स के लिए। ठीक है, आपको समझाता हूं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से, ध्यान से सुनिएगा। मानिए कोई एक ऐसा पर्सन है, कौन है? कोई एक ऐसा पर्सन है, ए पर्सन है, ठीक है, लो इसको यहीं बढ़ा देते हैं, ठीक है। ए ऐसा पर्सन है जिसने अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया था, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा फल फूल रहा था। उसको ना एकदम से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी अपने पर्सनल खर्चे के लिए। मान लो उसका एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, छोटा ए, कौन सा? छोटा ए, ठीक है। तो इसकी ना स्कूल की फीस भरनी थी, और स्कूल की फीस भरने के लिए इसके पास पैसा इतना था नहीं, तो इसने कहा चलो अभी मेरे पास इतना है नहीं, मैं ना अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेता हूँ। स्कूल की फीस भरनी थी इसकी मान लो 40,000 रुपए, और प्लस में ना एक कैंप जा रहा था जो है वो 10,000 रुपए का। तो इसने अपने बिजनेस से कितना निकाल लिया? 50,000 रुपए निकाल लिया। ये क्या है? ये विड्रॉन है, विड्रॉल फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम अपने बिजनेस से, कहां से? बिजनेस से, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है? इसने अपने यहां से निकाल तो लिया,
तो इसको कहते हैं विड्रॉल। लेकिन अब इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है, यहां प्रॉब्लम होगी तो इसको बाद में भरना पड़ेगा, वो चलो बात की बात है। अब एक एक तो केस ये, दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि ना इसने एक पेमेंट करनी थी, मान लो इसके बिजनेस के अलावा ना इसकी मिसिज ने, जो ये मिसिज ए थी, मिसिज ए, ठीक है, मिसिज ए, इसने ना गोल्ड लिया और गोल्ड के लिए इसने गोल्ड लेने के लिए इसने पेमेंट करनी थी। पेमेंट इसने लिया 1 लाख का गोल्ड। तो ये क्या गोल्ड इस बिजनेस के लिए है? नहीं, नहीं है। ये क्या इस ए की या इस मिसिज ए की पर्सनल प्रॉपर्टी है? क्या ये पर्सनल प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है सर जी, बिल्कुल है ना। अगर ये पर्सनल प्रॉपर्टी है तो ये अपने पर्सनल खर्चे कर रहा है, और पर्सनल खर्चे कर रहा है तो इसमें पैसा नहीं है, और इसने फिर से वही बिजनेस से पैसा निकाला। तो यही चीज है विड्रॉल। तो क्या कह रहा है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, ओनर ही निकालेगा, एम्प्लॉय नहीं, ओनर, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज, किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए, या फिर कोई भी एनी प्राइवेट पेमेंट के लिए, कोई प्राइवेट पेमेंट करनी है, मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स, मतलब बिजनेस से हट के कुछ ऐसी पेमेंट करनी है, उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। ठीक है जी, चलिए 5 पॉइंट्स हो गए हमारे। लायबिलिटी हमने कर लिया, एसेट्स कर लिया, 6 हो गए, ठीक है। अब देखिए कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग। आप भी समझ लोगे, बहुत फायदे में रहोगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा। देखिए दो चीजें, एक तो है कैपिटल रिसीट्स, एक है रेवेन्यू रिसीट्स। मैं आपको एक बार ना थोड़ा समझाऊं तो ये देखो, देखिए आपने कैपिटल पढ़ा, क्या होता है? आपका जो टोटल अमाउंट लगे, क्या लगे? जो आपका टोटल अमाउंट लगा है किसमें? बिजनेस में, ठीक है। आपका रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है जी, आपने जो भी ना सेल किया, उससे जो आपको प्रॉफिट सेल किया और सेल से जो आपको पैसा मिला, उसमें से जो आपने माइनस किया, क्या एक्सपेंडिचर अपने, वो निकल के आता है आपका रेवेन्यू। नहीं, गलत बोल गया, सॉरी, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू तो है आपने जितना भी सेल किया और उससे जो भी पैसा मिला, ठीक है, जो भी आपने सेल किया उससे जो भी पैसा मिला, और माइनस कर देंगे जब हम एक्सपेंडिचर्स को, तो वो निकल के आएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट अलग चीज है और रेवेन्यू अलग चीज है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग चीज है। रेवेन्यू तो वो जब आप सेल करते हैं किसी भी चीज को और उससे जो भी मिलेगा उसमें आप अपना खर्चा नहीं माइनस करोगे, लेकिन जब आप खर्चा माइनस कर दोगे, जब आप अपना खर्चा माइनस कर दोगे, एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे, तो उससे निकल के आएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। तीसरी चीज है रिसिट। इसे रिसिप्ट भी कहते हैं कई लोग, रिसिट होता है, वैसे रिसिट इसकी प्रोनाउंसिएशन है। आप पीवीआर जाते हैं तो पीवीआर मूवी देखने जाते हैं, तो उससे पहले आप अपना व्हीकल खड़ा करते हैं, तो उनके पास एक मशीन होती है, और वो ना 20 रुपए या 30 रुपए जो भी वो लेते हैं आपके व्हीकल की सेफ्टी के लिए, तो वो एक रिसिट निकाल के देते हैं आपको। उस पर लिखा होता है आपका वो जो भी बाइक का नंबर है या आपकी कार का नंबर है, जो भी, तो वो एक क्या है? वो एक रिसिट देते हैं आपको। इस रिसिट की वैल्यू है ना। लेकिन यहां जब हम अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। अब कैपिटल रिसीट क्या है? पहली बात तो कैपिटल रिसीट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जब आप असेट्स का मतलब समझ में आया? जब आप असेट्स को बेच के पैसा कमाते हैं, कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। सिंपल सी चीज है। जब आप अपने बिजनेस के असेट्स को सेल करके पैसा निकालते हैं या पैसा कमाते हैं, उसे आप कहेंगे कैपिटल रिसीट। जब आप अपने बिजनेस से कोई भी गुड्स, जिस चीज का आपका बिजनेस है, मान लो आपका बिजनेस है टेबल बनाने का, आपने टेबल बनाई और टेबल बना के वो प्रोडक्ट बन गया, एक गुड बन गई, वो आपने बेच दिया, उस गुड को बेच दिया, वो क्या बन गया? आपकी रेवेन्यू रिसीट, ठीक है जी। असेट को बेचने पे आएगा कैपिटल, और गुड्स को बेचने पे आएगा क्या? रेवेन्यू। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। फिर कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वे ऑफ लोन्स, लोन्स के थ्रू हो सकते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया आपको, डिविडेंड रिसीव हो गया, ठीक है, तो वो किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। आपने कोई इन्वेस्टमेंट लगाई थी, आपने 5 लाख रुपए की कहीं इन्वेस्टमेंट लगाई कहीं पे, ठीक है, या शेयर खरीद लिया आपने किसी के, और
वहां से आपको कोई इंटरेस्ट मिल गया या कोई डिविडेंड मिल गया, तो वो क्या हुआ, आपका रेवेन्यू हुआ। ठीक है, क्योंकि देखो जो भी, अगर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे असेट की। जो भी आपको असेट को बेचने की वजह से जो पैसा मिला वो है कैपिटल। उसके अलावा गुड्स, इन्वेस्टमेंट से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, कोई फीस मिल रही है आपको, वो सारा क्या है, रेवेन्यू। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स, किसे, पार्टनर्स, और मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स और शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन द केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में बात कर रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया पार्टनर्स ने, और मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, जो आपने शेयर को इशू किया उसके रिगार्डिंग जो आपको मनी ऑब्टेन हुआ वो क्या है, आपका कैपिटल रिसीट। और कोई भी कमीशन मिल गया आपको, कोई भी फीस मिल गई आपको, आप किस चीज के लिए, आपने कोई सर्विस दी थी, कोई सर्विस दी, कोई सर्विस रेंडर करी, रेंडर मतलब तो देना, ठीक है, सर्विस दी आपने, उसके बदले में जो आपको पैसा मिला वो हुआ आपका रेवेन्यू रिसीट। ठीक है जी, तो छोटी सी बात है, असेट को बेचने पे जो भी पैसा आपको मिलेगा वो है कैपिटल रिसीट, और जो गुड्स को बेचने पे पैसा मिला है वो है आपका रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सी चीज, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। वही बात है, कैपिटल में हम बात करेंगे असेट्स की, और रेवेन्यू में बात करेंगे किस चीज की, गुड्स की। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा खर्चा, क्या खर्चा, कोई भी ऐसा खर्चा विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग, एक्वायर किया, क्या किया, लिया आपने किसी भी चीज को लेने के लिए, परचेज करने के लिए, कोई भी एसेट को परचेज करने के लिए आपने कोई खर्चा किया, उस या फिर उस खर्चे की वजह से आपकी जो फिक्स्ड असेट्स है, जो आपकी असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स में आती है आपकी बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ठीक है, ये चीजें हैं आपके फिक्स्ड असेट्स में आती हैं। ये जब इनकी वैल्यू जो बढ़ गई, मतलब ये बढ़ गए आपके बिजनेस में, ये बढ़ गए, भाई आपके पास पहले बिल्डिंग तीसरे फ्लोर, पहले लैंड तीसरे फ्लोर से 50 गज, अब बढ़ के हो गए 100 गज। ये क्या हुआ, आपकी असेट्स बढ़ी, ठीक है, और उस बढ़ने, उस जो बढ़ी है, वो जो आपकी एसेट बढ़ी है, जो आपकी लैंड बढ़ी है, उसके पीछे आपने कुछ खर्चा किया होगा, आपने कुछ पैसा दिया होगा। वो पैसा जब आपने लगाया तो उसे आप कहेंगे कैपिटल का एक्सपेंडिचर होना। ठीक है, आपने कैपिटल पे एक्सपेंडिचर किया, कैपिटल बढ़ाने के लिए आपने अपना खर्चा किया है। ठीक है, जैसे अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग पे, प्लांट पे, फर्नीचर पे। ठीक है, प्लांट का मतलब यहाँ पौधे नहीं है, प्लांट्स का मतलब पौधे नहीं है, प्लांट का मतलब होता है आपने जहां बिजनेस है, तो जिस तरह चावल की मिल हो गई, तो वो मिल, उस पूरे मिल को आप प्लांट कह देते हैं। ठीक है, फिर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको कल बताया था, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, कोई भी ऐसा एक साल, ठीक है, वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये फॉलो नहीं हो रहा है, इतना खास फॉलो नहीं होता। ठीक है, या फिर जो मेन फॉलो होता है वो कौन सा है आपका, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, ये जो है, ये आपका क्या है, अकाउंटिंग पीरियड है। इस अकाउंटिंग पीरियड में, इस एक साल में आपने जितने भी गुड्स को, क्या नाम है, बेचा, ठीक है, उसको बेचने पे, उसको या खरीदने पे जो आपको पैसा आपने, मतलब ये लगाओ, आपने ना एक शूज थी, शूज जो आप, शूज का बिजनेस था, इस शूज के बिजनेस में आपने शूज खरीदे, इस खरीदने के लिए, इन्हें खरीदने के लिए आपने जो पैसा दिया, उस पैसे देने को क्या कहेंगे, उस पैसा, ये पैसा आपका एक्सपेंडिचर है, इस पैसे को खर्च करने के बाद तो आपने शूज लिए ना, यही क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में भी आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज पूछेगा जरूर। ठीक है, ठीक है, तो देखो जो भी आपने खर्चा किया है, जो भी खर्चा किया, और उस खर्चे को करने की वजह से जो आपका एसेट में अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है, या तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर अगर गुड्स को आपने परचेज किया या उसकी वजह से कोई बेनिफिट हो रहा है, यहाँ लिखा हो ना, देखो, एन एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट, अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो उस बेनिफिट को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंसेस क्या है, अब अपने आप इतनी देर से बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर 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 एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है क्या, खर्चा, कुछ भी खर्चा। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। आपने कोई भी चीज प्रोड्यूस करी या फिर सेल किया, द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने कोई खर्चा किया, ठीक है, उस खर्चे को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस कहेंगे। अब वो एक्सपेंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, आपने शूज को बनाया, खुद बनाया, ठीक है, और उस बनाने के चक्कर में आपने पीछे से रॉ मटेरियल लिया होगा, ठीक है, या फिर आपने कोई मशीन लगाई होगी, या मशीन में जो लेबर्स है उसको लगाए होंगे, उस पर कुछ खर्चा हुआ है, ठीक है, या फिर आपने डायरेक्ट शूज कहीं और से लेके आए, ठीक है, और आपने डायरेक्ट क्या किया, सेल कर दिया। तो इस सेल को करने के लिए भी आपने कुछ खर्चा किया है। तो इन दोनों को आपने किया प्रोडक्शन पे या सेल पे, जो आपने खर्चा किया, किस चीज के लिए खर्चा किया है, रेवेन्यू को कमाने के लिए। रेवेन्यू को कमाने के लिए जो आपने खर्चा किया है प्रोडक्शन या सेल करके, उस चीज को आप कहेंगे क्या, एक्सपेंस। ठीक है, तो बेसिक टर्म है, थोड़ा सा रहेगा आपको, लेकिन ये अभी क्लियर कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगले 4-5 साल प्रॉपर। ठीक है, जब तक भी आप पढ़ाई करोगे तब तक, ठीक है, आप जब पढ़ाने में लगोगे तब भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। फिर है इनकम। अब इनकम क्या, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू अलग चीज है और प्रॉफिट अलग चीज है। रेवेन्यू अलग चीज है और प्रॉफिट अलग चीज है। इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। ठीक है, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। सरप्लस ओवर रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। अभी समझ में नहीं आएगा आपको क्या है, कहते सरप्लस जब प्लस हो जाए, मतलब कुछ ज्यादा मिल जाए, किस पे, रेवेन्यू पे। ठीक है, अब देखो जब मान लो आपने ये रेवेन्यू किया, रेवेन्यू में से आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, मतलब आपने कुछ खर्चा किया था, ये एक्सपेंस किया था। एक्सपेंस जब आप कर दिया तो उसमें से निकल के आता है आपका क्या, प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। आपने जितना भी कमाया, पूरी सेल करी, मान लो आपने 50 लाख की सेल कर दी किसी को, उसमें से आपने 20 लाख जो है वो क्या किया, एक्सपेंडिचर कर दिया, तो आपका प्रॉफिट क्या निकल के आया, 30 लाख। बिल्कुल 30 लाख निकल के आया, और यही क्या है, आपकी इनकम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया। देखो अब थोड़ा सा और डिफरेंस करेंगे। कहता है इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। यही बताया था रेवेन्यू से ज्यादा और एक्सपेंस से ज्यादा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। एक्सेस है किससे, टोटल रेवेन्यू से, जितना भी आपका रेवेन्यू हुआ है, ठीक है, उसमें से आपने क्या किया, एक्सपेंस को माइनस किया, ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, वही 1 साल में, ठीक है, वो क्या आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। सीधी सी बात है, अगर मेरा ये 30 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आपने मान लो आपने शुरुआत में जो बिजनेस में पैसा लगाया था वो लगाया था 50,000 रुपए। आपने इतना सब कुछ कर दिया, रेवेन्यू आपका इतना जनरेट हुआ, ठीक है, आपने सारी ट्रांजैक्शंस करी, ठीक है, आपने ट्रांजैक्शन करी और इसका जो रिजल्ट निकल के आया, बोल तो इवेंट निकल के आया, वो क्या है, प्रॉफिट। तो रेवेन्यू आपने इतने का किया, एक्सपेंडिचर आपने इतने का किया, और आपके पास प्रॉफिट निकल के आया 30 लाख। तो आज के टाइम पे क्या आपकी जो वो है प्रॉफिट है, या आपका जो इन्वेस्टमेंट है, कह लो, या आपकी कैपिटल है, वो क्या 30 लाख नहीं है, 30 लाख प्लस में 35 लाख नहीं है, 5 लाख, क्या टोटल 35 लाख नहीं है बिल्कुल है जी। ठीक है, तो वो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है, उस ओनर की वो औकात है, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मैंने 50,000 रुपए लगा के 35 लाख है आज मेरे पास। ठीक है, फिर है परचेज। आपने कोई भी चीज परचेज करी, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स का परचेज करते हैं ना, तो सिर्फ हम उसी के लिए बात करते हैं कि ये परचेज वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए लेते हैं। किस चीज में, जब आप बिजनेस में डील करते हैं। ठीक है, द टर्म परचेज का वहां पे क्या है, क्योंकि परचेज पे ना अलग से अकाउंट बनेगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम ना क्या करते हैं, जब हमारा बड़ा बिजनेस होता है, या जब हम लेदर की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लासीफाई था ना एक, तो हम जब क्लासीफाई कर लेते हैं तो वहां पे एक ना अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। तो इसी तरह हम परचेज का अलग से अकाउंट बना देंगे, ठीक है, फिर परचेज रिटर्न का अलग से अकाउंट बना देंगे, ठीक है, सेल रिटर्न का अलग अलग अकाउंट बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो कहता है द टर्म परचेज इज यूज्ड
ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स के लिए गुड्स परचेज करोगे, ठीक है, गुड्स परचेज करोगे अपने बिजनेस डील्स के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो क्या होगा आपका परचेज। अब आपने जब कुछ गुड्स परचेज किए, उसमें से कुछ मान लो डिफेक्टिव निकल गए, या आपको कम की जरूरत थी, आपको जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ 10,000 प्रोडक्ट्स की, और जो सामने वाले बंदे ने आपको भेज दिए 12,000 प्रोडक्ट्स, तो आपने अब क्या किया, 2,000 प्रोडक्ट्स को वापस भेज दिया कि मुझे तो भाई जरूरत ही 10,000 की थी, मैंने आपसे मंगवाया 10,000 था। तो आपने क्या किया, 10,000 रखे, 2,000 वापस भेज दिया। तो इससे भेजने को कहते हैं आप लोग क्या, परचेज रिटर्न। और इस परचेज रिटर्न को आप कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। आउट भाग गई, आउट हो गई, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स। व्हेन परचेज, सॉरी फूड्स नहीं, ये गुड्स आएगा, गुड्स, ठीक है। व्हेन परचेज गुड्स एंड रिटर्न्स टू द सप्लायर्स, दीज आर नोन एज द परचेज रिटर्न। जब आप सप्लायर को वापस भेज दो सामान, उसे क्या कहेंगे आप लोग, परचेज रिटर्न कहेंगे। नेक्स्ट है जी सेल्स और सेल्स रिटर्न, ठीक है। चलिए इतना ही करते हैं आज अभी, ठीक है, सेल्स रिटर्न तक करते हैं 15, उसके बाद बाकी आगे करेंगे। चलिए सेल्स क्या है, सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। देखिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप, आप एक बिजनेसमैन है और आपके पास ना जो शूज पड़े हैं, अभी आपने सेल नहीं किया, अभी आपने सेल नहीं किया, ये शूज किसके हैं, आपके हैं। क्यों, क्योंकि आपने इसके पीछे एक्सपेंस किया है और आपने इसे प्रोड्यूसर से लिया है, या फिर आपने होलसेलर से लिया है। ये सामान आपका स्टॉक है, आपने ये लिया है, आपकी ओनरशिप है इसके ऊपर, आप दावा कर सकते हैं कि जी हाँ मेरी चीज है। आपने लेकिन जब इसे बेच दिया, आपने जब इसे सेल कर दिया, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ओनरशिप ट्रांसफर होगी किसको, एक ऐसे कस्टमर को जिसने आपसे ये शूज के बदले में आपको पैसा दिया है। क्या दिया है, पैसा दिया है, तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल करना। सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर ए प्राइस। किसके लिए, प्राइस के लिए, प्राइस दिया उसने, कुछ पैसा दिया, ठीक है। फिर है सेल्स रिटर्न। इसी तरह सेल्स रिटर्न, मान लो आपने सेल किया, यही आपने शूज को सेल किया, ठीक है, लेकिन कस्टमर को ना पसंद नहीं आया, जैसे करते हैं ना, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, या आप कह लो मीशो हो गया, ठीक है, कोई भी और अमेजन हो गया। तो आप यहां से परचेज करते हैं कुछ भी, आपकी तरफ से परचेज है, लेकिन इन कंपनीज की तरफ से तो सेल है। आपने सेल किया, इन्होंने आपको, किसको, कस्टमर को सेल किया, आपकी तरफ से परचेज है, ठीक है। लेकिन आपको चीज पसंद नहीं आई, तो आपने क्या किया, इन्हें वापस कर दिया, तो आपकी तरफ से क्या हुआ, परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है जी। इनके तरफ से क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हो गया। क्या हुआ, सेल्स रिटर्न। तो आपने अपने सामान को जो आपने लिया था वो आपने वापस कर दिया, ठीक है। सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और सेल्स इनवर्ड। वहां क्या था, परचेज में क्या था, आउटवर्ड, परचेज आउटवर्ड। सेल्स में क्या, सेल्स इनवर्ड, हमारे पास सामान वापस आ गया, ठीक है, तो क्या हुआ, इनवर्ड। क्लियर है। चलिए तो अभी आगे कर ही लेते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से 40 मिनट भी नहीं हुई है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ और 38 ही हो रहे, कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं अभी आगे। देखिए स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, दो वर्ड है, बड़े बारीकी से हमें इसे समझना पड़ेगा कि इन दोनों का मतलब है क्या, ठीक है। देखिए जी, स्टॉक क्या है, स्टॉक हमारा क्या होता है, जब आपने कुछ बिजनेस चलाने के लिए आपने क्या किया, कुछ सामान लिया, क्या लिया, सामान लिया, वो सामान को हम कहते हैं स्टॉक। जब आप कोई भी सामान ले रहे हैं किसी चीज के लिए, रीसेल करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका स्टॉक या स्टॉक होगा। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है जब आप इसे रीसेल करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़े से दो तरह के होता है, एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक और एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक जब आपने बिजनेस शुरू किया और आपने मतलब ये गा लो कि फर्स्ट मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं ना, क्योंकि एक अकाउंटिंग पीरियड में ही हम लोग सारे अकाउंट्स बनाते हैं एट द एंड, ठीक है। तो जो आपने शुरुआत में जो गुड्स लेके आए थे या जो रॉ मटेरियल लेके आए थे आप सेल करने के लिए, जो शुरू में क्या है, जो शुरू में आप लेकर आए थे, उन स्टॉक्स को हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। और जब आप 31 ऑफ मार्च पर पहुंचे हैं, किस पे पहुंचे, 31 ऑफ मार्च पर, जब आपके है अकाउंट्स बनने लगे हैं, जब आपका
अकाउंटिंग पीरियड जो है, अकाउंटिंग पीरियड वो एंड हो चुका है, ठीक है, उस दौरान उस टाइम पर जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, जो आपके पास सामान पड़ा है, जो पड़ा है अभी फिलहाल में, जो बिका नहीं है, जो सेल नहीं हुआ है, उसको क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। तो जो ये 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल को आपके पास सामान पड़ा है वो है ओपनिंग स्टॉक, और जो 31 मार्च को सामान पड़ा है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री वही चीज है, लेकिन ये सेम है, हल्का फर्क है। ये स्टॉक, ठीक है, स्टॉक हमने बता दिया ओपनिंग और क्लोजिंग, लेकिन अब इस ड्यूरिंग ये यहां से लेके यहां तक जो चल रहा है ये सिस्टम क्या है, तो इसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। आपने कोई भी चीज शुरू करी, आपने बिजनेस अपना शुरू किया, और बिजनेस शुरू करने के लिए आपने क्या किया, रॉ मटेरियल को परचेज किया, उससे आपने फिनिश्ड गुड्स बनाने हैं। तो पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आप उसे क्या करेंगे, सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये लगा लीजिए आपने ना एक टेबल बनानी है, आपका एक टेबल बनाने का बिजनेस है, वुड का है ना, तो आपने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया, क्या लिया, वुड लिया, लकड़ियां ली, पेड़ वगैरह काटे, आपने बहुत गंदी बातें करी, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी वुड्स काट दी, ठीक है, पेड़ काट दिए। अब आपने क्या किया, उन पेड़ काटने के बाद ना उन्हें थोड़ा थोड़ा शेप में लाना शुरू किया। ठीक है, आपने थोड़ा सा मतलब ऐसे टेबल बना लिया, ठीक है, आपने टेबल बना लिया, ठीक है, आपने इस टेबल को बनाया, और ये हुआ आपका क्या, फिनिश्ड गुड्स। अब आपने इस टेबल को ना थोड़ा सा और अच्छे से, वो ऐसे घिसाई से नहीं करते वो, ताकि कोई भी ऐसे वो कील ना निकली रह जाए या कुछ और ना हो जाए प्रॉब्लम, जिससे कस्टमर के हाथ में कोई दिक्कत ना हो जाए, मतलब वो जब फांसी लग जाती है ना, लकड़ी का हल्का टुकड़ा लग जाता है तो ब्लड आने लगता है, तो उसको फिनिशिंग करते हैं, उस चीज की फिनिशिंग करते हैं, तो उसकी फिनिशिंग करते हैं, तब उसे जब वो फिनिशिंग करने के बाद जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसे हम कहेंगे क्या, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, और उस फिनिश्ड गुड्स को तैयार होने के बाद हमारा बन जाता है क्या, स्टॉक। अब ये स्टॉक दो तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है ओपनिंग स्टॉक भी हो और हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक भी हो, लेकिन हम यहाँ पे ओपनिंग लेके चलते हैं, क्योंकि क्लोजिंग तो सबसे एंड में जो बचा कुछ है, जो सेल नहीं हुआ है हमारा, ठीक है, और इसे हम क्या, ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्या, हम सेल करने के लिए जो रखते हैं। ठीक है, तो आपका ये सेल हुआ, सेल होने के बाद जैसे आता है, ये बहुत बड़ी होती है साइकिल, तो ठीक है, फिर सेल होने के बाद आप इस पे क्रेडिट भी कर सकते हैं, कैश पे भी कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये वैसे तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ये पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक बना, आपके पास पैसा आया, और आपने दोबारा से फिर क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर से वही सेमी गुड्स फिनिश गुड्स बनाए, फिर फिनिश गुड्स पे आए, और फिर से वो स्टॉक बन गया। तो आप कंटिन्यू ऐसे से चलते रहेंगे, और इसे कहेंगे आप क्या, इन्वेंट्री साइकिल। क्या कहेंगे, इन्वेंट्री साइकिल। ठीक है, तो इन्वेंट्री का साइकिल है कि आप रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स बनाएंगे, सेमी फिनिश गुड्स के बाद फिनिश गुड्स बनाएंगे, और फिर वो स्टॉक बन जाएगा। क्लियर है जी। चलिए, तो देखो अभी यहीं तक करते हैं एक बार, लेकिन अभी मैंने ना मेन चीजें हैं, अब आपको ऊपर से बता दी, लेकिन अभी कुछ चीजें ना मिसिंग है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूँ। क्लियर है। देखो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन पूरा है, मेरे को मैंने आपको पूरा तरीके से बताया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन बताया कि प्रॉपर होता क्या है पूरा। ठीक है, फिर हमने इवेंट की बात करी, फिर कैपिटल की बात करी, फिर ड्राइंग की बात करी थी हमने, और लाइबिलिटी की बात करी। ठीक है, अब ना लाइबिलिटी में कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी, मतलब बतानी है, अभी बतानी है, लेकिन मुझे ये था कि पहले मैं आपको ऊपर से एक ओवरव्यू दे दूं। अब लाइबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको बता दी कि आपकी लाइबिलिटी है किसी अनदर पर्सन के रिगार्डिंग, कि आपने उसे भी पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी कितने तरीके से हो सकती है। पहला हो सकता है आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो अपने बाहर वालों पर्सन को पैसा देना है, जो मतलब आप किसी बाहर वाले के लिए लायबल हो, जैसे कि यहाँ पे हो सकते हैं आप बैंक के लिए, ठीक है, या फिर जो आपके क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जो आपके लेनदार हैं, ठीक है, उनके लिए। ये जो बाहर वाले पर्सन है, बैंक हो गया, ठीक है, आपने किसी से लोन लिया है मान लो, वो पर्सन हो गया, तो उनके लिए आप क्या है, लायबल है। तो ये तो हुए आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक होते हैं आपकी इंटरनल लाइबिलिटीज। क्या है, इंटरनल लाइबिलिटीज। अब इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे कि आपने मतलब आपका कोई पार्टनर था, तो आप उसके लिए भी लाइबल हैं।
ठीक है, आपने कुछ पैसा लगाया और उसने भी कुछ पैसा लगाया, तो आप ने या उससे ले लिया, तो आपका जो भी प्रॉफिट हुआ, तो आपने क्या किया, तूने कहा कि भाई तू ना मेरे को एक बार पैसा दे दे और मैं तेरे को बाद में दे दूंगा पैसा, ठीक है भाई, जो भी प्रॉफिट हुआ है तू एक बार मेरे को दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। तो आप बाद में देने के लिए उसको लायबल है आज ही, आज से ही लायबल हो गए, है ना। तो ये क्या है, आप लायबल है किसी और पर्सन के लिए जो आपके इंटरनल, जो अंदर वाले बंदे हैं, ठीक है। आप एम्प्लॉइज के लिए लायबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी लायबिलिटी की पार्ट है, ठीक है। अब इसी में दो चीजें और आती है, एक होती है आपकी करंट लायबिलिटी और एक आती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। क्या है, एक तो है आपकी करंट लायबिलिटी और एक है नॉन करंट। अब देखिए, करंट से करंट 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 लग जाता है, बिजली का तार नहीं, बिजली का तार नहीं। एक आपकी करंट लायबिलिटी, एक है नॉन करंट, ठीक है। करंट लायबिलिटी तो जो लेस देन, कितने में, लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल में खत्म हो जाए, मतलब आपने किसी को 10 रुपए देने थे, वो आपने 1 साल के अंदर अंदर दे दिए, ये क्या है, या देने हैं या दे दिए, ये क्या है, करंट लायबिलिटी। आपने किसी को 10 रुपए देने हैं और आपने उसे देने हैं 1 साल के बाद, कितने, 1 साल के बाद, मतलब 2 साल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये क्या है, ये मोर देन जब 1 ईयर हो, जब मोर देन 1 ईयर हो, उसे हम कहते हैं क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है जी। चलिए, तो लायबिलिटी में थोड़ा सा पोर्शन मैंने छोड़ा था, ताकि क्योंकि मैं पहले ना पूरा क्लियर करना चाह रहा था कि आपको सारी चीजें हैं क्या, छोटी 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 चीजें, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा डीप में जाते रहेंगे, क्योंकि अब यहां से आपकी शुरू हो रही है, अब थोड़ी नींव भरनी शुरू हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, फिर हमने असेट्स देखे। असेट्स में अपना, असेट्स में भी इसी तरह से होता है, असेट्स में भी करंट असेट्स हो गए, आपके नॉन करंट असेट्स हो गए, ठीक है। अभी देख लेते हैं। देखिए, कुछ होते हैं नॉन करंट असेट्स। थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स वही सेम चीज। करंट असेट्स कौन से, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, जो, अब ये लेस देन 1 ईयर क्या, लेस देन 1 ईयर मतलब जो कोई भी एक एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, किसमें, कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहेंगे क्या, करंट असेट्स। और कोई भी एक ऐसी असेट जो 1 से ज्यादा साल में, मतलब 1 साल में नहीं हो पा रही है वो, 1 से ज्यादा साल में, असेट मशीनरी भी हो सकती है, कोई आपने मशीन बेची लेकिन वो बेचने पे आपको 2 साल लग गए और 2 साल के बाद आपको जो है वो वहां से पैसा मिला, या आपने उस चीज में मतलब कैश में कन्वर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो आपने क्या किया, आपने उस मशीन को बेची और वहां से आपको पैसा मिला, कैश में कन्वर्ट हो गई, कैश में कन्वर्ट हो गई ना, तो वो क्या है, नॉन करंट एसेट। जब लेस देन 1 साल के अंदर अंदर हो जाए तो वो है करंट, जब 1 साल के बाद हो, 1 साल से ज्यादा टाइम लग रहा है किसी चीज को, तो वो है क्या, नॉन करंट एसेट, ठीक है जी। अब इसी में नॉन करंट में दो चीजें और आती हैं, क्या आती हैं, दो चीजें और, एक होती है आपकी इंटेंजिबल और एक होती है टेंजिबल। क्या होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल होता है जिसे हम देख सकते हैं, और इंटेंजिबल होता है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। आप किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, किसी चीज को देख सकते हैं, आपने जो हाथ में फोन पकड़ा हुआ है उसे आप टच कर सकते हैं, ये क्या, टेंजिबल है। आपने आपके आसपास कोई हवा चल रही है, अभी सर्दी चल रही है, तो आपको सर्दी महसूस हो रही है, वो क्या, इनटेंजिबल है, ठीक है। तो कुछ टेंजिबल एसेट्स होते हैं, कुछ इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स में कैसे, क्या क्या आएगा, जैसे लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, ठीक है, आपकी कोई मशीनरी हो गई, मशीन आ गई, ठीक है, आपकी कार हो गई, कार आ गई। लेकिन इंटेंजिबल में क्या होता है, गुडविल, आपकी औकात कितनी है, ठीक है, आप कितना ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, गुडविल हो गया, ठीक है। आपने कोई मान लो कॉपीराइट करवाया हुआ है, ठीक है, आपने कोई कॉपीराइट राइट करवाया है, आपको पेटेंट, आपने पेटेंट करवाया और आपको पेटेंट का पैसा मिल रहा है, तो ये क्या है, आपकी इनटेंजिबल असेट्स है, ठीक है जी। इसके बाद आपका कैपिटल रिसीट था और रेवेन्यू रिसीट था, ठीक है। फिर है आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
ठीक है। इसमें ना एक और है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन मैं आपको ना ये बाद में बताना ज्यादा समझता हूँ, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप यही दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर करिए, फिर हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। आगे भी ये वर्ड आएगा कहीं ना कहीं, तो आपको मैं जरूर बताऊंगा, नहीं तो किसी ना किसी लेक्चर में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर हमने एक्सपेंस की बात करी और इनकम की बात करी, ठीक है। तो जब हमारा रेवेन्यू, कोई भी चीज हम सेल करते हैं, उससे सेल करने में हमें जितना पैसा मिला वो है रेवेन्यू, उसमें से हमने एक्सपेंस माइनस किया वो है आपका इनकम, या उसे ही हम कहते हैं आपका प्रॉफिट, ठीक है। परचेज किया गुड, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, उसे हम कहते हैं परचेज। लेकिन अब जब हमने परचेज करने के बाद उसे वापस भेज दिया, वो क्या है आपका परचेज रिटर्न, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। वैसे ही सेल, सेल की आपने ओनरशिप ट्रांसफर करी, ओनरशिप को ट्रांसफर करा, ठीक है। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, ठीक है। अभी आपके पास हक है उसका अपना ना, तो आपने उस अपना हक किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या होगा सेल। लेकिन जब वो कस्टमर ने आपको वापस भेज दिया, वही वही प्रोडक्ट वापस भेज दिया, तो वो क्या होगा सेल रिटर्न, ठीक है। फिर स्टॉक एंड स्टॉक इन ट्रेड बता दिया। स्टॉक क्या हुआ, जो आपका स्टॉक पड़ा है, और स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड जो आप बिजनेस में कर रहे हैं, जो आप बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं, और उस बिजनेस में करते हुए जो मतलब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उस जो जो स्टॉक जिसके रिगार्डिंग आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस स्टॉक को आप कहेंगे स्टॉक इन ट्रेड। क्या कहेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। मतलब आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं स्टॉक से रिलेटेड, तो आप ट्रेड कर रहे हैं, एक ट्रेड कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं किससे, तो वो क्या स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। और इसमें दो तरह की चीजें थी, एक था ओपनिंग और एक था क्लोजिंग। ओपनिंग जो 1 अप्रैल को, जो शुरुआत में, जो आपके पास शुरुआत में, मान लो आपको आपके पेरेंट्स ने ना मंथ का जो दिया, मंथ की आपकी पॉकेट मनी है वो 500 रुपए दी, तो आपके ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग जो इनकम है वो क्या है 500 रुपए। लेकिन आपने ना खर्च कर दिया, और आपके पास लास्ट में, मंथ के लास्ट में जो बचा वो बचा सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। ये क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। चलिए, इन्वेंट्री बता दी मैंने आपको, रॉ मटेरियल बनता है, रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिर फिनिश्ड गुड्स, और फिर उसके बाद स्टॉक आता है, ठीक है जी। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।